पेश करता हूं। और हम जितने सियासतदान हैं, आप सब सहाफ़ियों के बड़े मशकूर हैं कि आप हमारी आवाज़ पहुंचाने में, ये अपोजिशन का रोल प्ले करने में, सहाफ़ी जो रोल प्ले कर रहे हैं उसके लिए मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। और उसके साथ साथ मैं सिंध हुकूमत से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में सबसे पहले आपके लिए बात करूँगा कि जो पैकेज पंजाब हुकूमत ने सहाफ़ियों के लिए दिया है मौजूदा हालात के अंदर, वही पैकेज या उससे बेहतर पैकेज जो है वो सिंध भर के सारे सहाफ़ियों के लिए भी फौरी तौर पर जो है वो सिंध हुकूमत की तरफ से पेश किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद आज की जो सूरत हाल है लॉकडाउन की, उससे हमने आवाम को अपडेट करना था और उसके साथ साथ आवाम की आवाज़ बनना था। आवाम की जो परेशानियां हैं, जो आवाम रोज़ाना की बुनियाद पे इन मसाइल को देख रही है, उसको हाईलाइट करना था। मेरे साथ हमारे MNA असलम खान साहब हमारे मौजूद हैं, जमाल सिद्दीकी साहब हमारे MPA मौजूद हैं, कैप्टन रिजवान मौजूद हैं, साथ हमारे इमरान और तौकीर भी हैं। तो ये देखें, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि शहर कराची सूबे सिंध के अंदर जो नालायकियाँ वज़ीर आला की तरफ से चल रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, उसको हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो आज इस पोजीशन पे आके खड़ा हो गया हूँ कि मैं कहूँ आपको कि ये जो सूबे सिंध के अंदर लॉकडाउन है, ये 2 नंबर लॉकडाउन है, 1 नंबर लॉकडाउन नहीं है। ये 2 नंबर लॉकडाउन है और उस 2 नंबर हुकूमत की तरफ से सूबे सिंध की, जिसके अंदर ज़र्रा बराबर भी अक्ल नहीं है, ज़रा बराबर भी अक्ल इस हुकूमत नहीं है। बग़ैर प्लानिंग के इन्होंने ये लॉकडाउन करा। जिस दिन बिलावल जरदारी साहब ने ये लॉकडाउन अनाउंस किया था, उसी के आधे घंटे बाद हमने अनाउंस किया था कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं करी है। लेकिन फिर भी आवाम की बेहतर मुफाद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको सपोर्ट करा और हमने कहा कि चलो ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12 साल के बाद सूबे सिंध में 5 दफ़ा इक़्तिदार में आने के बाद शायद इनको आवाम से कोई मोहब्बत हो गई है। ये जानते थे हम कि पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसकी नालायकियों की वजह से थर में भी लोग मरे, लाड़काना में भी लोग मरते रहे कुत्ते के काटने से। और कौन सी दुनिया की ऐसी बीमारी थी सिंध में जिसकी वजह से लोग सिंध में मरते नहीं रहे। लेकिन हमने इन पे भरोसा करा कि नहीं, शायद इस दफ़ा ये काम करेंगे। ये वापस फेल हुए हैं। इस वजह से इनका जो लॉकडाउन है, ये 2 नंबर लॉकडाउन है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आवाम की परेशानियाँ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं चाहे वो कब्रिस्तान के मामला हों, चाहे वो शहर में ट्रांसपोर्ट के मामला हों, जो मसला आप देखें, चाहे वो राशन की तकसीम का हो, कोई एक काम नालायकी आला बता दें जो उन्होंने सही तरीके से करा हो, कोई एक काम। अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ है जिसके अंदर शहर कराची के अंदर इन्होंने डबल सवारी के ऊपर बैन लगा दिया है। उस डबल सवारी पे ना ख़वातीन बैठ सकती हैं, ना बच्चे बैठ सकते हैं। और पुलिस क्या कर रही है, ना तो बुज़ुर्ग बैठ सकते हैं। पुलिस क्या कर रही है, उनको रोकती है, उनके टायर में से हवा निकाल देती है, मर्दों को उनकी औरतों के सामने मुर्गा बनाती है, सड़क पे साइड में जाके खड़ा कर देती है। ये नाइंसाफ़ियाँ इस वक्त सूबे सिंध के अंदर शुरू हो चुकी हैं इस नालायक हुकूमत की तरफ से। मैं पुलिस से भी गुजारिश करता हूँ कि खुदारा लोगों की इस तरीके से बेइज्जती मत करें, लोगों को इस तरीके से मुर्गा ना बनाएं। लोग अपनी माँ बहनों के साथ निकले, मजबूरी में निकले हुए हैं। किसी को शौक़ नहीं है ये लॉकडाउन के अंदर कोई सैर व तफरी के लिए जाएँ। अगर लोग निकल रहे हैं कोई समंदर के किनारे या किसी बाग में सैर करने थोड़ी निकल रहे हैं। मौजूदा हालात के अंदर जो लॉकडाउन, जो इनका ये डबल सवारी का जो कानून आया है, इसकी सख्त अल्फाज में हम मज़म्मत करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि ये डबल सवारी वाली जो आपकी पाबंदी है उसको फौरी तौर पर हटाया जाए। आवाम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। दूसरी बात जिसको बार बार हाईलाइट किया जा रहा है, राशन की तकसीम। जब लॉकडाउन लगाया गया था तो वज़ीर आला साहब ने फरमाया था कि हम 20 लाख लोगों को राशन पहुंचाएंगे उनके घरों पर। आज पता चला है इम्तियाज़ शेख साहब ने एक टीवी चैनल के सीनियर जर्नलिस्ट को बताया है कि हमने कराची में अभी तक 1.5 लाख राशन तकसीम किया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस शहर की आबादी अंदाज़न 2.25 से 2.5 करोड़ है, उस शहर की आबादी को इन्होंने 1.5 लाख राशन बकौल इनके सीनियर मिनिस्टर के दिया है। इनको नालायकी आला ना कहें तो क्या कहें। हालात ये हैं इस वक्त शहर के अंदर कि कब्रिस्तान के अंदर जब लोग अपने प्यारों की तदफीन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कहीं पे उनसे 20,000 मांगे जा रहे हैं, कहीं 40,000 मांगे जा रहे हैं और कहीं कहीं लाख रुपए मांगे जा रहे हैं उनकी तदफीन के ऊपर। अगर कोई कोरोना का पेशेंट हो भी जाता है तो जब उसकी तदफीन हो जाती है तो उसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती है।
तो लोग अपने प्यारों के पास किस तरीके से जाएंगे कब्रिस्तान में दुआ के लिए। हालात ये हैं इस वक्त हस्पतालों के कि अभी मेरे पास एक सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए, उन्होंने बताया है कि 1 महीने के अंदर 10,000 ऑपरेशन कैंसिल हो गए हैं। 1 महीने में 10,000 ऑपरेशन कैंसिल हो गए हैं, ओपीडीज नहीं हो रही हैं, और वज़ीर सेहत जो हैं वो गायब हैं, उनके इश्तिहार लग रहे हैं गुमशुदगी के। एक वज़ीर सेहत हैं सूबे सिंध की और एक हैं पंजाब की, वो मीडिया को भी फेस कर रही हैं, वो अपोजिशन को भी फेस कर रही हैं। और सूबे सिंध की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो बिल्कुल गुम हैं, कहीं गुमशुदा हैं। ना वो जवाब दे रही हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर ओपीडीज़ क्यों बंद है, ना वो जवाब दे रही हैं कि टेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं कोरोना के, ना वो जवाब दे रही हैं कि वेंटिलेटर्स क्यों मौजूद नहीं हैं, ना वो जवाब दे रही हैं कि डॉक्टर्स को जो हैं वो पीपी किट्स जो हैं वो क्यों नहीं दी जा रही हैं, ना वो जवाब दे रही हैं कि हॉस्पिटल के अंदर दवाइयाँ क्यों नहीं मौजूद हैं, क्योंकि बाहर तो आपकी हॉस्पिटल के बाहर सारी फार्मेसीज़ भी बंद हैं। इस सूबे की वज़ीर सेहत जो हैं वो गायब हैं। हम डिमांड करते हैं कि फ़ौरी तौर पर वज़ीर सेहत को तब्दील किया जाए। वो नाकाम हो गई हैं, वो फेल हो गई हैं, वो किसी फोरम पे नज़र नहीं आ रही हैं। अगर अपोजिशन को फेस नहीं कर सकती, कम से कम सहाफ़ियों को फेस कर लें, मीडिया को जवाब दे दें। कोई एक चैनल ये दिखा दे उनकी पिछले 2 हफ्ते के अंदर अगर कोई उनकी किसी हॉस्पिटल में जाके विज़िट नहीं कर रही हैं, डर रही हैं, घबरा रही हैं। जिस तरीके से खौफ व हिरास पैदा कर दिया है इस सूबे के वज़ीर आला ने, इस पूरे सूबे के अंदर लोग नफ्सियाती मरीज़ हो गए हैं, लोगों को परेशान कर दिया है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बनिस्बत कि आप लोगों को हौसला दें कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये वायरस आ भी जाएगा, 12 दिन 13 दिन 14 दिन में आप क्वारंटीन में जाएंगे, वो ठीक हो जाएगा। लोगों को इस तरह डराया जा रहा है कि लोग मर जाएंगे जैसे। और मज़े की बात, जो शख्स आज मरता है इस सूबे में, उसको सिंध हुकूमत स्टैंप लगा देती है कि ये कोरोना वायरस से मरा है। जो मरता बोलता है कोरोना वायरस से मरा है। पिछले के हॉस्पिटल्स के अंदर ओपीडीज़ क्यों बंद है, ना वो जवाब दे रही हैं कि टेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं कोरोना के, ना वो जवाब दे रही हैं कि वेंटिलेटर्स क्यों मौजूद नहीं हैं, ना वो जवाब दे रही हैं कि डॉक्टर्स को जो हैं वो पीपी किट्स जो हैं वो क्यों नहीं दी जा रही हैं, ना वो जवाब दे रही हैं कि हॉस्पिटल के अंदर दवाइयाँ क्यों नहीं मौजूद हैं, क्योंकि बाहर तो आपकी हॉस्पिटल के बाहर सारी फार्मेसीज़ भी बंद हैं। इस सूबे की वज़ीर सेहत जो हैं वो गायब हैं। हम डिमांड करते हैं कि फ़ौरी तौर पर वज़ीर सेहत को तब्दील किया जाए। वो नाकाम हो गई हैं, वो फेल हो गई हैं, वो किसी फोरम पे नज़र नहीं आ रही हैं। अगर अपोजिशन को फेस नहीं कर सकती, कम से कम सहाफ़ियों को फेस कर लें, मीडिया को जवाब दे दें। कोई एक चैनल ये दिखा दे उनकी पिछले 2 हफ्ते के अंदर अगर कोई उनकी किसी हॉस्पिटल में जाके विज़िट नहीं कर रही हैं, डर रही हैं, घबरा रही हैं। जिस तरीके से खौफ व हिरास पैदा कर दिया है इस सूबे के वज़ीर आला ने, इस पूरे सूबे के अंदर लोग नफ्सियाती मरीज़ हो गए हैं, लोगों को परेशान कर दिया है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बनिस्बत कि आप लोगों को हौसला दें कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये वायरस आ भी जाएगा, 12 दिन 13 दिन 14 दिन में आप क्वारंटीन में जाएंगे, वो ठीक हो जाएगा। लोगों को इस तरह डराया जा रहा है कि लोग मर जाएंगे जैसे। और मज़े की बात, जो शख्स आज मरता है इस सूबे में, उसको सिंध हुकूमत स्टैंप लगा देती है कि ये कोरोना वायरस से मरा है। जो मरता बोलता है कोरोना वायरस से मरा है। पिछले दिनों इन साहब ने फरमाया कि 15 दिन में एक हस्पताल के अंदर JPMC में 119 लाशें आई और कह दिया कि खुदारा अपने घरों के अंदर आओ। लोगों को क्या इंप्रेशन दे रहे हैं कि वो 119 लाशें कोरोना की थी। जब हस्पताल में जाके हमने मालूमात की तो वहाँ पर पता चला कि वो 119 में से एक शख्स भी कोरोना वायरस का नहीं था मरीज़, एक शख्स भी नहीं था। क्योंकि वहाँ के मैनेजमेंट ने बताया कि हमें तो किसी फैमिली मेम्बर ने आके ये नहीं बताया कि कोरोना का वायरस पेशेंट था। तो लोगों के अंदर अलग अलग तरीके से खौफ व हिरास पैदा करके लोगों को कोई दिमागी मरीज़ बनाया जा रहा है, परेशानी का आलम पैदा किया जा रहा है। ये सूबे सिंध के अंदर रोज़ाना के जो हैं वो हालात चल रहे हैं। कब्रिस्तान के बारे में मैंने आपसे रेस किया, मैं ये डिमांड करूँगा कि कब्रिस्तान के अंदर जो वहाँ पे उनकी जो कीमत जो चार्जेस वो लेते हैं उसको फ़ौरी तौर पर वेव किया जाए। क्योंकि आजकल तो आंखें बंद हैं हर डिपार्टमेंट की, हर जगह पे लूटमार चल रही है। जो देखते नहीं थे, थोड़ा बहुत भी नज़र पड़ जाती थी, उसके ऊपर भी काम नहीं किया जा रहा है।
जितने भी फैसले सूबे सिंध में आज किए जा रहे हैं वो जल्दबाजी की बुनियाद के ऊपर किए जा रहे हैं, हीरो बनने की बुनियाद के ऊपर किए जा रहे हैं। मुराद अली शाह साहब रोज़ाना टीवी पे आते थे और एक नया ऐलान करते थे, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। आज वो गायब हो गए। जब आपने लॉकडाउन करा तो लॉकडाउन करते हुए आपने वफाक से मुशावरत नहीं करी, आप वफाक के ख़िलाफ़ गए। आपने शुरू में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बात की। आज आप कहते हैं कि हम वज़ीर आज़म को दे देंगे सारी तजवीज़ कारोबारी शख्सियात की, कारोबारी कम्यूनिटीज़ की, फ़ैसला जो है वो वज़ीर आज़म करेंगे। आज 18वीं तरमीम किधर गई है? 4-5 साल से ये रो रहे थे 18वीं तरमीम 18वीं तरमीम 18वीं तरमीम। आज जब ये नाकाम हो गए हैं, आज ये फ़ेल हो गए हैं, तो आज इनको याद आ रही है वफाकी हुकूमत के वो बताए कि हमने क्या करना है सूबे के अंदर। हम तो पहले भी आपकी मदद करना चाहते थे, हम आज भी आपकी मदद करना चाहते हैं। हम खराज तहसीन पेश करते हैं सदर पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म साहब को, जिन्होंने रमज़ान का महीना, तरावियाँ, नमाज़ें, मस्जिदों की रौनकों को बहाल करा। लेकिन ऐसा नहीं कि बग़ैर प्लानिंग के, एक प्लानिंग की गई कि किस तरीके से नमाज़ों की अदायगी होगी, किस तरीके से तरावियों को पढ़ा जाएगा, किस तरीके से रमज़ान मुबारक के महीनों को गुजारा जाएगा, कैसे जो हैं रोज़ेदारों के लिए आसानी की जाएंगी। मुराद अली शाह साहब, आप तो लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, आप लोगों के लिए परेशानियां पैदा कर रहे हैं। आपने कराची के साथ एक दुश्मनी का रवैया इख्तियार कर लिया है। आपकी आवाज़ से जो है वो नफ़रत निकल रही है, आपकी आवाज़ से दुश्मनी निकल रही है। आपको अंदाज़ा है कि आपने एक महीने के अंदर इस कराची शहर में कितने लाख लोगों को आपने अभी तक बेरोज़गार कर दिया है, सिर्फ़ आपकी गलत प्लानिंग की वजह से। हमें आपके लॉकडाउन के ऊपर एतराज़ नहीं है, हमें आपके प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के ऊपर एतराज़ नहीं है, हमें एतराज़ आपके तरीक़ेकार के ऊपर है कि किस तरीके से आप जो हैं ये लॉकडाउन को आप लेकर चलें। आप कारोबार को खोला जा सकता था, दुकानों को खोला जा सकता था, तरीक़ेकार बताए जा सकते थे कि मास्क पहना जाए, ग्लव्स पहना जाए, सैनिटाइज़र यूज़ किया जाए। एक का दुकान के अंदर जब एक शख्स आए तो उसके बाद दूसरा शख्स अंदर ना आए। मज़दूर क्या करेंगे? मज़दूर कब तक भीख मांगेंगे आपसे? कब तक हम उनको राशन बांटते रहेंगे? आपको इस बात की मुराद अली शाह साहब फ़िक्र है कि आज आपके शहर के अंदर टैंकर माफिया जितना पैसा बना रहा है, आज से पहले उन्होंने कभी नहीं बनाया, क्योंकि आपका जो वाटर बोर्ड का इदारा है वो कहीं लंबी नींद में जाकर सो गया है, वज़ीर सेहत की तरह। लोगों के घरों में पानी नहीं मिल रहा है, लोग टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं। पानी की पीने की बोतलें लोग दुकानों से ख़रीदने जाते हैं तो दुकानें बंद होती हैं। कहाँ जाएं लोग, आवाम क्या करें? वज़ीर आज़म साहब ने एक इक़दाम उठाया, अच्छा कि मौजूदा हालात को देखते कि खुदा न खास्ता अगर हालात ख़राब हो गए तो कोई एक ऐसी फ़ोर्स तैयार की जाए जो पुलिस की मदद करे, जो डॉक्टर्स की मदद करे, जो हुकूमत की मदद करे, जो फ़ौज का साथ दे। आवाम को उन्होंने इन्वॉल्व करने की कोशिश की। जैसे कि सैलाब आया, आवाम साथ खड़ी हो गई, अर्थक्वेक आया, आवाम साथ खड़ी हो गई। पाकिस्तानी आवाम के अंदर ये जज्बा है, वो मदद करने के लिए साथ निकलती है। इसी के तहत वज़ीर आज़म साहब ने एक टाइगर फोर्स बनाई कि वो आपकी मदद करेगी, पंजाब या केपी नहीं जाएगी। लेकिन आपके दिमाग पे फतूर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चढ़ा हुआ है, आपने कहा कि सिंध के अंदर टाइगर फोर्स की जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी किस्म की मदद नहीं करेगी, उनको ऑन बोर्ड नहीं लेगी। आपका दिमाग ख़राब है। जिस तरीके से पंजाब केपी बलूचिस्तान वज़ीर आज़म का है, उसी तरीके से सूबा सिंध भी वज़ीर आज़म का है। हम ज़िम्मेदार हैं अपनी आवाम के, अपने लोगों के। अगर आप लोगों के लिए आसानियाँ नहीं पैदा करेंगे, अगर आप लोगों के लिए मसाइल खड़े करते रहेंगे, अगर आप सूबे सिंध की आवाम के लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, तो फिर हमारे पास वज़ीर आला साहब बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। उन हर ऑप्शंस की तरफ जाया जाएगा आवाम की मदद करने के लिए। जिस तरीके से हमने 12,000 रुपये उस हर गरीब शख्स को हमने पहुंचाने की कोशिश की है, आज की तारीख तक कर रहे हैं एहसास प्रोग्राम के ज़रिए। हम जानते हैं कि आपकी चीखें क्यों निकली हैं। आपकी चीखें इसलिए निकल रही हैं कि मौजूदा हालात के अंदर अगर कोई सियासी जमात आवाम की खिदमत कर रही है तो वो सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हमारी मकबूलियत आपकी चीखों का ज़रिया बन गया है। लेकिन हम तो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, हम सियासत नहीं कर रहे हैं। आप हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहे हैं कि सियासत ना करें,
और आप मास्क बना रहे हैं तो उसके ऊपर भी अपने MNA के जो ना नाम छपवा रहे हैं। आप हमें कह रहे हैं कि खुदारा इस वक्त सियासत ना की जाए, और अगर हम टाइगर फोर्स लेकर आ रहे हैं तो आप कहते हैं कि सिंध के अंदर PTI की जो टाइगर फोर्स है वो काम नहीं करेगी। आप हमें कहते हैं कि आप सियासत ना करें, लेकिन वज़ीर आला साहब कभी आईने के सामने खड़े होकर आपने देखा है कि आप क्या कर रहे हैं? इस सूबे की आवाम के साथ आपका क्या रवैया है? लिहाजा हम आज अपील कर रहे हैं आपसे, दो चार चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जो कि मैं कराची से रिलेटेड आपसे कहूँगा कि डबल सवारी का फ़ैसला आपका गलत है। इस फैसले को वापस लिया जाए। इसके ऊपर तरीक़ेकार ज़रूर बनाए जा सकते हैं। लाजिम कर लिया जाए कि हेलमेट ज़रूर पहने मोटरसाइकिल चलाने वाला, लाजिम कर लिया जाए जो दूसरा पैसेंजर पीछे बैठा हुआ है वो मास्क ज़रूर पहने। या अगर ये भी समझ में नहीं आता तो किसी मर्द को नहीं बैठने देते तो घर में जो उनकी बीवियां, माँ, बहनें ट्रैवल कर रही हैं, मजबूरी में हॉस्पिटल जा रही हैं, किसी मजबूरी में घर से निकल रही हैं, उनको इजाज़त दी जाए। आपने तो ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दिया ना, क्या पैदल चलें? ये माएँ, बूढ़ी औरतें, बुज़ुर्ग क्या पैदल चल 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 जाएँ अगर हॉस्पिटल में जाना है? आपके पुलिस वाले रोड पर, सड़क पर उतार देते हैं, कहते हैं खड़े हो जाओ। दूसरी डिमांड मैं कर रहा हूँ कि आज इम्तियाज़ शेख साहब ने एक चैनल को बताया कि उन्होंने 1.5 लाख राशन दिया है, सिर्फ 2.5 करोड़ की आबादी को 1.5 लाख राशन दिया है। ऐसा ही है जनाब? 1,10,000, माफ़ करना 1.5 लाख मैंने ज़्यादा बोल दिया, 1,10,000 राशन के बैग दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बरहमी की है, नैब से भी हमने डिमांड की है कि इनको इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन खुदारा जो पैसा आवाम का है, मेरी तनख्वाह जो आपने लिया उसका राशन किसको दिया है? मैं तो हिसाब लूँगा आपसे, कोई ले ना ले, अदालत में जाके खड़ा करूँगा, बताऊँ कि मेरी तनख्वाह का राशन किसको दिया आपने, किसको दिया? लियारी में दिया है किसी को? चलें छोड़े पूरे कराची को, मलिर में दिया है किसी को? उसके अलावा जो तीसरी बात मैं कर रहा हूँ कि पूरे शहर के अंदर आवाम को पानी नहीं मिल रहा है, क्या कर रही है आपकी हुकूमत? उसको फौरी देखा जाए। उसके बाद जो मैंने आपसे कहा कि OPDs बंद हैं, हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, उसको देखा जाए। और सबसे अहम बात जो आज मैंने आपसे की है कि वज़ीर सेहत को फौरी तौर पर हटाया जाए। ये नाकाम हो गई हैं, ये फेल हो गई हैं, सिर्फ इस बुनियाद पे वज़ीर सेहत को लगाया गया और नहीं हटाया जा रहा है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब की बहन है। इस वजह से पूरे सूबे सिंध की आवाम के साथ, उनकी सेहत के साथ खेला जा रहा है कि वो जरदारी साहब की बहन है, उनको नहीं हटाया जा सकता। ये नाइंसाफ़ी है सिंध के लोगों के साथ, ये सिंध के लोगों के साथ जुल्म है। उनको फौरी तौर पर हटाया जाए और आराम को रिलीफ दिया जाए। और आखिर में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कराची की कारोबारी कम्युनिटी को जो आपने तबाह करा है, जो कराची के अंदर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर दिहाड़ीदार लोगों को आपने बर्बाद किया है, खुदारा आपसे मुराद अली शाह साहब मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि वो कारोबारी जो सारी कारोबारी मामलात को शुरू किया जाए वापस से। हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गरीब तो छोड़ दें, वो तो मर गया। आज के दिन में मैं आपसे बताऊं कि अमीर शख्स भी परेशान है। वो सफ़ेद पोश जो फ़ोन करके कहता है कि खुरम भाई मेहरबानी करें, घर में आपको मैं बता नहीं सकता हूँ किस किस किस्म के लोग फ़ोन करके राशन मांग रहे हैं। मैं आपसे बयान नहीं कर सकता हूँ अल्फाज। ये बताइए आपके पास कौन से ऑप्शन है? एक दो चीज तो बताइए आप ये दूसरी कॉन्फ्रेंस में कह रहे ऑप्शन मौजूद है। देखिए सर, वफाकी हुकूमत के पास वो सारे ऑप्शन ज़ाहिर है मौजूद होते हैं कि जब आवाम परेशान होती है तो उसके मसाइल किस तरह हल करने हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि आइन के हर चीज़ के हर ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। इमरजेंसी के ऑप्शंस भी होते हैं, फाइनेंशियल ऑप्शंस भी होते हैं, लेकिन देखें हमारा जो मकसद है वो मकसद सिर्फ ये है कि पीपल्स पार्टी 12 साल जो है वो आवाम की खिदमत ना कर सकी, 5 दौर में नहीं कर सकी, लेकिन आज ये लॉकडाउन के हालात में खुदारा जो आपके वादे हैं आप आवाम की खिदमत नहीं कर सकते, हमें पता है, लेकिन कम से कम लॉकडाउन वाले दिन जो बिलावल जरदारी ने वादे किए थे वो पूरे किए जाएँ। राशन के हवाले से एक बात करूँगा जी, आपने जैसे कहा कि वजीर आजम सिर्फ दूसरे दीगर सूबों के नहीं सिंध के भी हैं, लेकिन दीगर सूबों में वजीर आजम ने विजिट भी किया है, अहकामात भी जारी कर रहे हैं और प्रैक्टिकली नजर भी आ रहे हैं। इस सूबे में ना विजिट किया है ना आ रहे हैं, तो ये इस सूबे के लोग कैसे यकीन करें कि वजीर आजम हमारे भी हैं। दूसरी बात की आपने तनकीद की सिंध हुकूमत पर, लेकिन इसी टाइम पर जब आप तनकीद कर रहे हैं सिंध हुकूमत पर,
उसी टाइम पर नजीब आलम ने तनकीद की है आप लोगों की हुकूमत जी। पर, क्या कहेंगे आप लोगों का हिस्सा है पार्टी का? अच्छा देखिए, आपने बताया कि वज़ीर आज़म साहब ने जो है सिंध के लिए या मुल्क में लोगों के लिए शायद ऐसा आपने कहना चाहा कि कुछ नहीं किया। 15 लाख लोगों को मेरे ख्याल से 18 अरब सिंध में 15 लाख लोगों को सिंध में 15 लाख लोगों को 18 अरब 73 करोड़ रुपए 18 अरब जी सर 18 अरब रुपए एहसास के ज़रिए सिंध में में लोगों को तकसीम किए गए। एक बात तो आपको ये आपको देखें, वज़ीर आज़म साहब जितना काम करें इस वक्त मेरे ख्याल से जितना सहाफ़ी साहब जानते हैं, शायद इतनी नॉलेज शायद मुझे भी ना हो जितना आप जानते हैं, जितनी खिदमत करें लोगों की। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर अच्छी चीज़ों को, सही चीज़ों को हाईलाइट करें। जो गलती हो रही है उसको ज़रूर बताएं ताकि हम उसको ठीक करें। हम तो बैठे हैं अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए। बाकी जो दूसरी बात आपने नजीब हारून साहब के बारे में कही, देखें ये चीज़ें भी तहरीक इंसाफ के अंदर होती हैं। ये एक जमहूरी पार्टी है, यहाँ पे वो सियासी जमात नहीं है कराची की जहाँ पे बंदूक रख के जो है ना सियासत कराई जाती है और MNAs और MPs को ये गोली की जो है वो सियासत नहीं होती यहाँ पे। हमें वज़ीर आज़म साहब ने, हमारे चेयरमैन ने हमें बोलना सिखाया है, अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना सिखाया है, आवाम के हकूक़ के लिए खड़ा होना सिखाया है। हमें वो सारे रास्ते हमारे वज़ीर आज़म साहब ने हमें दिए हैं, जो ऑप्शंस हम सारे आज यहाँ पर बैठ के आपके सामने बात कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हम आई भी सियासी जमात, हमारी जो जमात थी वो पहली जमात तहरीक इंसाफ थी और काम भी इसी जमात के लिए करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आखिरी सियासी जमात भी, बड़े बोल से अल्लाह ताला बचाए, इंशाअल्लाह ताला आखिरी सियासी जमात भी तहरीक इंसाफ ही होगी। तस्वीर का मरहला जो होता है आखिरी वो होता है मेयर कराची के अंदर में सारे कब्रिस्तान हैं। आपने भी कहा कि बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है लोगों से, तो मेयर के लिए क्या कहेंगे? मैं मेयर साहब से गुजारिश करूँगा, बिल्कुल SOP ऐसी क्या बन रही है? इमरान इस्माइल भी ताजिरों से मिल रहे हैं, आज भी मिलेंगे 2 बजे, कल भी जावेद कुरैशी से मिले, इसके अलावा भी जा रहे हैं, रिटेल बिजनेस काउंसिल भी मिल रहे हैं। तो आपके जहन में तजावीज़ क्या है? देखिए, मेयर साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि मेयर साहब इस बात का आप भी नोटिस लें। लॉकडाउन के हालात हैं, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, जो इश्यूज़ आ रहे हैं मेयर साहब से भी मैं कहूँगा कि वो हाईलाइट करें। वो कराची के मेयर हैं, इस वक्त उनको भी नज़र आना चाहिए और वो लोगों के प्रॉब्लम्स को बताएं कि क्या क्या परेशानियाँ लोगों की आ रही हैं। मेयर साहब से मेरी ये गुजारिश है कि कब्रिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कब्रिस्तान के अंदर आवाम से एक बहुत हायर साइड पे जो है पैसा चार्ज किया जा रहा है, 40-40, 50, 60 हज़ार रुपये लिया जा रहा है। मौजूदा हालात को देखते हुए ये रिक्वेस्ट है मेरी कि जो चार्जेस लिए जाते हैं कब्रिस्तान में उसको वेव किए जाएं और कब्रिस्तान में आवाम के लिए जितनी बेहतर से बेहतर सहूलियत हो सकती हैं वो दी जाएं। उसके अलावा आपने फरमाया कि कारोबारी अफराद के लिए क्या SOPs बनाई जा रही है। देखें, ये हुकूमत सूबे सिंध की हर वक्त एक ही बात कहती है मुँह से, 18वीं तरमीम 18वीं तरमीम 18वीं तरमीम। हमारा ये कहना है कि 18वीं तरमीम की आप बात तो करते हैं, लेकिन 18वीं तरमीम के ज़रिए जो वफाक आपको पैसा देता है वो पैसा आवाम के ऊपर ख़र्च क्यों नहीं होता है? क्यों हर साल ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को बैठ के किताबें छापनी पड़ती हैं पीपल्स पार्टी की बेज़ाब्तियों के ऊपर? ये बात मैं तो नहीं कह रहा ना, ये तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान छापता है कि पीपल्स पार्टी ने 12 साल में अंदाज़न कोई मेरे ख्याल से कोई 1000 या 1200 अरब रुपए की बेज़ाब्तियाँ की हैं। ये खुर्रम शेर ज़मान तो नहीं कह रहा, ये कोई सहाफ़ी तो नहीं कह रहा है, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। अगर वो गलत कह रहा है तो उनके ऊपर केस करें आप। 6 साल से सिंध असेंबली के अंदर ये बात हमने हाईलाइट करी है कि आपकी अरबों खरबों रुपए की बेज़ाब्तियाँ कब ख़त्म होंगी। मैं सूबे सिंध के लोगों से जो है मैं पूछता हूँ कि कब तक इस जमात को बर्दाश्त करोगे। आखिर में मेरी एक गुजारिश है सूबे भर के लोगों से कि खुदारा हमने एहतियात करनी है। वज़ीर आज़म साहब अपनी हर जो है ब्रीफिंग के अंदर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाम से खिताब करते हैं, एक बात कहते हैं कि हमने एहतियात करनी है, हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाना कि जिससे किसी को नुकसान हो। हमने मौजूदा हालात में मजबूरी की बुनियाद पे घरों से बाहर निकलना है, हमने जितना फासला हो सकता है वो रखना है, तो उसके ऊपर ज़रूर इम्प्लीमेंट किया जाए। अच्छा खुर्रम भाई ये बता दें, आपने कई एतराज़ात उठाए हैं, जी सर। लेकिन अब लॉकडाउन जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, स्टेप वाइज जो है दुकानें भी खुलने जा रही हैं, मार्केट भी खुलने, फैक्ट्रियाँ भी खुल रही है काफ़ी। अगर इससे लॉकडाउन को ख़त्म करने से अफवाह में इजाफा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? सूबा होगा, वफाक होगा, कौन होगा? देखें जी, मैं एक दफ़ा अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आखिर में आपको एक लाइन में वापस क्लियर कर दूं कि कहीं पर यह नहीं कहा गया कि लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया जाए। ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन आपने करा, हमने शुरू में भी ना मानते हुए भी आपको माना, लेकिन खुदारा लॉकडाउन से लोगों को मत मारें, लोगों को आप भूख से मार रहे हैं, लोगों को आप बेरोज़गारी से मार रहे हैं, लोगों की कारोबारी
उनकी जड़ों को आप ख़त्म करके मार रहे हैं। आपने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, आपने कोई SOPs नहीं बनाई। लॉकडाउन आपने करा ठीक है, लेकिन आवाम के लिए सहूलियात पैदा करें, डिस्टेंस जो रखना है उसकी SOPs बनाएं। ये हालात बहुत ज़्यादा मुश्किलात में, लोग फिर नहीं सुनेंगे आपकी, खुद ही बाहर निकल जाएंगे। लिहाजा लॉकडाउन के ख़िलाफ़ बात नहीं हो रही है, बात ही की जा रही है कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं उनको हाईलाइट करें, उनको रखते हुए, प्रिकॉशंस लेते हुए लोग जो हैं अपना कारोबार भी करें। जिस तरीके से अभी एक नई पूरी स्ट्रेटजी बन रही है जिसके अंदर अब वज़ीर आला साहब ने, क्योंकि अब जब वज़ीर आला नाकाम हो गए हैं, फेल हो गए हैं, प्रेशर पूरे सिंध का आ गया है, तो अब उन्होंने बॉल जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के कोर्ट में फेंक दी है कि फेडरल गवर्नमेंट बताए कि हमने क्या करना है। कोई मसला नहीं, आप हमारे बच्चे हैं, हम आपको बताएंगे आपने किस तरह काम करना है और उसके बाद आप उस पर अमल कीजिएगा। देखें जी, आप इस बात को समझें कि इस वक्त सियासी जमातें जो हैं वो सियासत नहीं कर रही हैं। ये बेसिकली एक अपोजिशन का रोल है जो हमारी ज़िम्मेदारी प्ले करना। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पंजाब में अगर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कोई गलतियां कर रही है तो उसे हाईलाइट कर रही है और उसे हम ठीक कर रहे हैं। अगर आज मैं यहाँ बैठकर नहीं बताऊँगा आवाम को कि इस सूबे की हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो गायब हैं, वो कहीं नज़र नहीं आ रही हैं, तो जब तक बोलूँगा नहीं वो नज़र कैसे आएंगी। अगर नहीं बताऊँगा कि कारोबारी लोगों की चीखें निकली हुई हैं, मज़दूर यहाँ पे भूख के ऊपर आ गए हैं, सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो फाके कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा। ये बेसिकली एक अपोजिशन का रोल है जो कि हम अदा कर रहे हैं यहाँ बैठ कर आपके ज़रिए। सबसे पहले हमने आपको जो है खराज तहसीन पेश किया कि आप फ्रंट लाइन पर बैठे हुए हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हम आवाम की आवाज़ बन के ये नहीं बताएँगे कि डबल सवारी में बंद करने की वजह से लोगों को परेशानी है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, आपके 20 लाख राशन नहीं पहुंच रहे हैं, OPDs नहीं चल रही हैं, तो फिर कल को हमारे ऊपर उंगलियां उठेंगी कि जब ये जुल्म हो रहा था तो तुम क्यों खामोश रहे। तो इस जुल्म के ख़िलाफ़ हम खड़े हुए हैं, हम हाईलाइट कर रहे हैं ताकि वो जो वज़ीर आला साहब इस सूबे के हैं वो अपनी गलतियों को ठीक करें। लेकिन देखें पॉसिबिलिटीज़ कम है, वो जानते हैं कि जो टीम उनके साथ बैठी हुई है वो बंच ऑफ लूज़र्स मैं कहूँगा, जो कि जिनके पास सोच ही नहीं है आवाम की खिदमत करने की, वो मौजूदा हालात में खिदमत कर नहीं सकते हैं, उनके पास वो क्वालिटी नहीं है। आप देखें ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सर गुजारिश कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने, चांद साहब MPs ने हज़ारों की तादाद में सर कराची के अंदर राशन तकसीम किया है, हज़ारों की तादाद में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची रीजन इंसाफ हाउस आज बैठे हैं आप, इस इंसाफ हाउस ने हज़ारों की तादाद में अपनी मदद आप राशन बांटा है। असलम खान साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने, मैं एग्जैजरेट करके कोई तादाद नहीं बताना चाहता हूँ, इन्होंने अपने इलाके के अंदर, अपने NA के अंदर राशन बांटा है, ख़ुद बताएंगे कितनी तादाद में बांटा है। मैंने एज एन MPA बांटा है, जमाल सिद्दीकी साहब बांट रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPs और तंजीम के अलावा कोई सियासी जमात इस वक्त कराची के अंदर आवाम की खिदमत नहीं कर रही है। मैं अगर कर रहा हूँ तो मैं क्यों ना बोलूँ, कम से कम कोई है इतना बोलने वाला, कोई चांद साहब, कोई ऐसी सियासी जमात है जो सहाफ़ियों के सामने बैठकर आज चैलेंज करे कि हम काम कर रहे हैं। हम अगर कर रहे हैं तो हम चैलेंज कर रहे हैं। असलम खान साहब कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इसके बाद मैं आ रहा हूँ, चांद साहब मैं आ रहा हूँ जी। देखिए, सिस्टम जो राशन बांटने का है ना, इतराज़ सिंध गवर्नमेंट पे ये है कि जो 1,10,000 राशन इन्होंने बांटे हैं वो किसको दिए। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ जो कराची के MNAs MPs PTI के अपने पैसों से, अपने एफर्ट से, अपनी दिल से, मोहब्बत से जो बांट रहे हैं, आप 1 साल के बाद भी मुझसे अगर आप डिटेल लेंगे ना तो आपके पास वो मौजूद होगा कि हमने इनको दिया, हमने इनको दिया, हमने इनको दिया। बाखुदा ईमानदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि हम घर घर जाके, डोर टू डोर जाके हम ढूंढते हैं कि कोई ऐसा आदमी हमें मिल जाए जो वाकई राशन का मुस्तहिक और उसको राशन दिया जाए। ये कोई मसला नहीं है राशन बांटना, इनके पास तो पूरी रियासत है, पूरा सूबा सिंध है इनके पास। ये तो चाहें तो अपने सूबे सिंध में बांट सकते हैं। अभी भी जो ये 200 और जो राशन एक टाउन को दे रहे हैं, एक यूसीज में मिल कितना रहा है। PTI को मेरे ख्याल में 20-22 राशन मिलते हैं। आप मुझे बताइए, एक UC में 70 से 80 हज़ार, कहीं 50 हज़ार की आबादी है, वोटर्स हैं, आबादी तो ज़्यादा है लाखों के हिसाब से।
उसमें 20-22 राशन से क्या होगा? इससे बेहतर आप दे ही नहीं। ये आप ड्रामे और ये चोंचलेबाजी कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और वो भी जो 2-2 करोड़ रुपए आपके डीसीज को दिया गया है, वो डीसीज को जो पैसे दिए गए वो भी डीएमसी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके तनख्वाह में से काट के दिया गया है। अच्छा ये जी। भी एक नई बात है। जी सर। अच्छा, एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs में जब 14 MNAs हैं हमारे और 23 MPAs बनते हैं। हमारे जो मोबाइल नंबर्स हैं वो वेबसाइट के ऊपर, सिंध असम्बली की वेबसाइट्स के ऊपर हमारे सबके नंबर्स लिखे हुए हैं। जो लोग, जो सफ़ेद पोश लोग हैं जिनको इस वक्त राशन की परेशानी है, आप हमारे नंबर्स के ऊपर SMS करें। मैं आपसे वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो मैसेज आएंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके घरों तक हमारे MNAs और हमारे MPAs जो हैं आपके घरों तक राशन पहुंचाएंगे। वादा नहीं है, इंशाअल्लाह बोल रहा हूँ, ताकि अल्लाह ताला हमारी मदद करे। कल की रात तक भी जो मैसेज हमारे पास आए, हम उन्हें आगे अपने ज़िम्मेदारों के इलाकों में कह के उनके घरों में जो कोशिश हो सकती है वो हम कर रहे हैं। बता दीजिए, मेरे मासूमाना सवाल है। एक तो ऑप्शन आपने नहीं बताया कि क्या गवर्नर राज लगेगा, दूसरा अगर वजीर सेहत नहीं आती वो इश्तहार देंगे, क्या देंगे? अच्छा, सबसे ज़्यादा आपने MNAs की तो माजरत के साथ आपके एक MNA नज़र आते जो फील्ड में राशन देखते, वो आफ्ताब सिद्दीकी सबसे ज़्यादा जो अपना नाम नहीं है, वरना बाकी आपके MNA माशाल्लाह सुभान अल्लाह, या आप हैं जमाल सिद्दीकी, रिजवान बैठे, दोनों जो दे रहे, वरना कोई भी नहीं दे रहा भाई। जी सर, देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग कराची प्रेसिडेंट, मैं बड़ा फ़ख्र से ये बात आज कह सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से ये बात जो है यहाँ बैठ के कह सकता हूँ। जब अल्लाह का नाम ले रहा हूँ तो उसका मतलब है कि मेरी ज़बान में झूठ नहीं होगा। बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हर PTI का MNA, हर PTI का MPA अपने इलाकों के अंदर अपनी मदद, आप अपने ज़ाती पैसों से या अपने दोस्तों से मदद मांग के राशन की शक्ल में जितना हो सकता है अपने हलकों में कर रहा है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि ये इस बात पे भी यकीन हो जाए कि एग्जैजरेट नहीं किए जा रहे हैं, ना तादाद बता रहा हूँ, तो जितना हो सकेगा सर करेंगे। थैंक यू जी।